बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है मेरी पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी। पिछली वीडियो में मैंने दाई अंगा का जो मज़ार बेगमपुरा में वाक़ है उसके बारे में बताया था। तो मेरी कोशिश है कि लाहौर के जो फेमस प्लेसेस हैं वो तो आप सब ने देखे ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पर तारीख़ी मकामात भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं हैं। तो मेरी कोशिश है कि ख़ास तौर पर ये जो शमाली लाहौर है इसके जो इस तरह के तारीख़ी मकामात हैं वो आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ। तो आज मैं इसी तरह की एक जगह पर मौजूद हूँ जिसका नाम है सरू वाला मकबरा। तो इसका बड़ा ही यूनिक किस्म का एक आर्किटेक्चर है। ये देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर टाइल्स लगी हुई हैं और ऊपर सरू के दरख्त जो हैं वो बनाए गए हैं, और शायद इसी मुनासबत से फिर इसे सरू वाला मकबरा भी कहा जाता है। तो जीटी रोड से जहाँ पर ये बेगमपुरा स्टॉप है वहाँ से तकरीबन ये मेरा ख्याल है 600-700 मीटर के फासले पर होगा। बल्कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो और नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो उसमें मैंने आपको एक बहुत ही तारीख़ी तस्वीर दिखाई थी 1880 की, जो कि दाई अंगा के मकबरे की थी, लेकिन बैकग्राउंड में आपको ये सरू वाला मकबरा भी उसमें दिखाई दे रहा था। अगर आप इस मकबरे को विज़िट करें तो एक आप बहुत ही अजीब सी चीज़ नोट करेंगे कि इस मकबरे में दाखिल होने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाली मंजिल पर बिल्कुल कोई दरवाज़ा नहीं है। जब आप मकबरे की पिछली जानिब जाएं तो वहाँ पर आपको ऊपर वाली मंजिल में एक दरवाज़ा दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दरवाज़ा है और फिर कोई यहाँ पर शायद आर्जी सीढ़ी लगती हो जिसके ज़रिए उसके ऊपर चढ़कर लोग अंदर जाते हैं ऊपर वाली मंजिल पर और फिर फातिहा खानी वगैरह करते हों। अब इसकी वजह क्या है, मैंने जो सुना है वो ये है कि ये बहुत नेक खातून थी और इनकी वसीयत थी कि मुझे ऐसी जगह दफन किया जाए जहाँ पर किसी नामहरम मर्द की नज़र मेरी कब्र पर ना पड़े। तो फिर इसी वजह से इनकी कब्र को नीचे वाले हिस्से में मख्फी रखा गया और बालाई मंजिल में एक दरवाज़ा बनाया गया ताकि लोग फातिहा खानी वगैरह कर सकें। अभी इस बात में किस कदर सच्चाई है इसके बारे में तो मैं नहीं जानता। शरफुन्निसा बेगम नवाब ज़िक्रिया ख़ान की बहन थी और नवाब ज़िक्रिया ख़ान मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के दौर में लाहौर के सूबेदार थे। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह, जिन्हें मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है, वो 1719 से लेकर 1748 तक हिंदुस्तान के बादशाह रहे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं एक और तारीख़ी जगह पर जो कि शुमाली लाहौर में वाक़ है। ये यहाँ के इलाके भोगीवाल में वाक़ है। तो इस जगह का नाम है मकबरा बारादरी मियाँ ख़ान। और ये देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है महकमा आसार कदीमा की जानिब से, तमाम तर तफसीलात इस पर दर्ज हैं। और फिर एक पत्थर के बने हुए चबूतरे पर, स्याह रंग के पत्थर के बने हुए चबूतरे पर ये बारादरी वाक़ है। तो ये बारादरी किसकी है इसके बारे में आपको भी बताते हैं। ये बारादरी असल में एक मकबरा है और ये मकबरा है मियाँ ख़ान का, जो कि औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में लाहौर के सूबेदार थे। नवाब मियाँ ख़ान के वालिद का नाम सादुल्ला ख़ान था और उनका ताल्लुक़ पंजाब के इलाके चन्योर से था। सादुल्ला ख़ान मुग़ल दरबार से मुंसलिक हो गए और फिर अपने इल्म, दयानतदारी और वफ़ादारी की वजह से बहुत जल्द उन्होंने मुग़ल दरबार में अपनी जगह बना ली और बिल आखिर वो मुग़ल बादशाह शाहजहां के वज़ीर आज़म बन गए। तो इसकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुख्तसरन ये कि अपने दौर में बहुत ही खूबसूरत ये एक बारादरी थी, इसके इर्द गिर्द बागात थे। लेकिन बाद में जब मुग़ल सल्तनत ज़वाल पज़ीर हुई तो ये सिखों के कब्ज़े में चली गई, मुख्तलिफ़ लोगों के पास ये रही। सिखों के दौर में इस बारादरी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा। यहाँ पर जो टाइल वर्क था, संगे मरमर के जो पत्थर थे वो उखाड़ लिए गए। ये आप देख सकते हैं कि कुछ नक्शो निगार उनके असरात अब भी बाकी हैं। सादुल्ला ख़ान और मियाँ ख़ान का ताल्लुक़ चूँकि चन्योर से था और आप जानते हैं कि चन्योर के कारीगर तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो उन्होंने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत काम करवाया था। तो इसके असरात अभी कहीं कहीं आपको दिखाई देंगे, लेकिन ज़्यादातर अभी यहाँ पर वो निशानात मिट चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि फ़र्श के साथ साथ, ये चबूतरे के साथ साथ किस कदर खूबसूरत यहाँ पर डिज़ाइंस हैं। ये बात बाइस इत्मीनान है कि इस बारादरी को महकमा आसार कदीमा ने अभी महफूज कर लिया है, वरना अगर आप 8-10 साल पहले यहाँ से गुज़रते तो यहाँ पर एक कूड़ा करकट का ढेर था। ये देखिए छत के साथ साथ अभी भी नक्शो निगार बाकी हैं। तो जनाब शुमाली लाहौर को एक्सप्लोर करने का सिलसिला जारी सारी है। तो एक मैं गली से गुज़र रहा था, ज़्यादा चौड़ी गली नहीं थी, तो वहाँ से दाएँ तरफ एक गली जाती थी। तो उस गली से मैं कई दफ़ा गुज़रा हूँ लेकिन दाएँ तरफ मैं कभी नहीं मुड़ा। तो जैसे ही मैं दाएँ तरफ मुड़ता हूँ तो मेरे सामने ये मंज़र था। ये कब्रिस्तान है और सामने ये आप देख सकते हैं कि एक दरबार है। ये बाएं जानिब एक मस्जिद है और शायद उसमें दर्स भी है, बच्चे वगैरह वहाँ से पढ़ के इस वक्त निकल रहे हैं।
تو میرے لیے یہ کافی حیران کن چیز تھی، کیونکہ میں اسی علاقے میں رہا ہوں اور گلیوں سے میں واقف ہوں، لیکن اس جگہ پر میں پہلے کبھی بھی نہیں آیا۔ تو یہ مزار ہے حضرت سید شہاب الدین نہرہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ ایک نامور بزرگ حضرت سید موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ ان کے بارے میں نے کچھ واقعات سن رکھے ہیں، ان کے کرامات کے بارے میں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کا مزار یہاں پر واقع ہے، اور وہ گلی جہاں سے شاید میں سینکڑوں دفعہ گزر چکا ہوں اس کے ساتھ میں ہی ان کا مزار واقع ہے۔ تو یہ ہے جناب ان کا دربار۔ تو نہرہ اصل میں ہندی زبان میں شیر کو کہتے ہیں، تو ان کا نام نہرہ کیوں پڑا اس کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے۔ اب اس کی سچائی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جو روایات ہیں وہی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مغل بادشاہ اکبر چھتیس گڑھ کے قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے حضرت موج دریا رحمۃ اللہ علیہ کو درخواست کی کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ تو دربار میں آ کر موج دریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے دعا کی اور پھر نصیحت کی کہ وہ اپنے حملے کو جاری رکھیں، انشاءاللہ ان کو فتح ملے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا، اور اکبر بادشاہ نے چھتیس گڑھ کے قلعے کو فتح کر لیا۔ دربار میں کچھ حاسدین کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ مغل بادشاہ اکبر حضرت موج دریا رحمۃ اللہ کو اس قدر اہمیت دے رہا ہے۔ چنانچہ جب ان کے بیٹے شہاب الدین نہرہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو ملنے کے لیے دربار میں گئے تو ان کو دروازے پر روک لیا گیا۔ محافظوں کے روکنے پر حضرت شہاب الدین نہرہ اس قدر جلال میں آ گئے کہ ان کی حیت ایک شیر میں تبدیل ہو گئی۔ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن مختصراً یہ کہ مغل بادشاہ اکبر نے پھر ان کو اسی کرامت کی وجہ سے ان کو نہرہ کا خطاب دیا، اسی وجہ سے ان کو شہاب الدین نہرہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال ان کے واقعات کی سچائی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اس وقت لاہور کے علاقے کوٹ خواجہ سعید میں موجود ہوں۔ تو یہاں پر ایک بارہ واقع ہے جسے شیر سنگھ کی سمادھی اور بارہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جگہ چائنا اسکیم کے بالکل پاس ہے، جو کہ شمالی لاہور میں واقع ہے۔ کسی زمانے میں یہ ایک کھلا علاقہ تھا، یہاں پر کھیت وغیرہ ہوتے تھے۔ تو پھر شاید 90 کی دہائی میں یہاں پر چائنا کے تعاون سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تعمیر کی گئی، اور اسی وجہ سے شاید اس کو چائنا اسکیم کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت یہ بارادری ہے، حویلی آپ اسے کہہ لیں۔ تو جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت نقش و نگار ہیں، بہت ہی خوبصورت بارادری ہے، آپ اسے حویلی کہہ لیں، بارادری کہہ لیں۔ تو آئیے ذرا اس کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں، جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ تو ساتھ رہیے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے جن ویورز نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں دریائے راوی اس بارادری کے بالکل پاس سے گزرتا تھا۔ حضرت شاہ بلاور رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے یہاں پر ایک خانگاہ تعمیر کی، ایک مدرسہ تعمیر کیا، اور ان کے وفات کے بعد یہاں پر ہی ان کا مزار بنایا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دریا قدرتی طور پر اپنے راستے تبدیل کرتے رہتے ہیں، تو ایسی ہی صورتحال یہاں پر پیدا ہو گئی، اور دریائے راوی کے رخ موڑنے کی وجہ سے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ مزار جو ہے یہ سیلاب کی نظر نہ ہو جائے۔ اس وقت مہاراجہ رنجیت سنگھ یہاں کے حکمران تھے، چنانچہ انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد حضرت شاہ بلاول رحمۃ اللہ علیہ کی جستی خاکی کو یہاں سے ان کے موجودہ مزار گھوڑے شاہ روڈ پر منتقل کر دیا گیا۔ ان کا موجودہ مزار یہاں سے تقریباً میرا خیال ہے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ اس وقت یہاں پر بہت ہی خوبصورت پارک ہے، اور ساتھ میں اس کے ہاسپٹل ہے، جسے گورنمنٹ کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل یا پھر نواز شریف ہاسپٹل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ نے اس مزار اور خانگاہ میں کچھ تبدیلیاں کی اور اسے اپنی عارضی رہائش گاہ بنا لیا۔ اس وقت سکھ سلطنت کافی وسیع و عریض تھی، اور پنجاب کے علاقوں سے لے کر افغانستان کے بارڈرز تک یہ سکھ سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ مہاراجہ شیر سنگھ اس بڑی سلطنت کے چوتھے حکمران تھے، اور ان کا دور 1807 سے لے کر 1843 تک تھا۔ اس بارادری کے ساتھ ایک دلخراش واقعہ منسلک ہے، جس کا میں آگے جا کر ذکر کرتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کس قدر خوبصورت نقش و نگار ہیں، اور پرانی حویلیاں اگر آپ نے دیکھی ہوں خاص طور پر چنیوٹ کے علاقے میں، تو کئی حویلیوں پر اس طرح کے نقش و نگار ہوتے ہیں۔ تو اس کو بھی رینوویٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ کافی حد تک اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے، اور اب بھی یہاں پر کام جاری و ساری ہے۔ تو امید ہے کہ اگلے بار جب میں اس کو وزٹ کروں گا تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو یہ دیکھیے اس کا مرکزی دروازہ ہے، اور پھر چھوٹے دروازے ہیں، اور کس قدر خوبصورت نقش و نگار ہیں۔ تو آئیے ذرا ابھی اس بارادری کو اندر سے دیکھتے ہیں۔ تو دروازے سے اگر آپ اندر داخل ہوں تو ایک بڑا سا
ये कमरा है और इसका छत जिस तरह के लकड़ी के छत होते हैं उसी तरह का छत है। बाहर तो बहुत खूबसूरत नक्शो निगार थे, लेकिन अंदर की तरफ अभी इस तरह के नक्शो निगार नहीं हैं। शायद वक्त के साथ साथ ये मिट चुके हैं। दीवारों पर आप देख सकते हैं कि अभी सफ़ेद रंग किया गया है। तो आइए ज़रा अभी उस वाक़े की जानिब आते हैं। महाराजा रंजीत सिंह की वफ़ात के बाद मुख्तलिफ़ सिख ग्रुप जो हैं उनके आपस में खाना जंगी की सी कैफियत थी और तमाम का मकसद हसूल इक़्तिदार था। और इसके अलावा जो बरतानवी साम्राज्य थे वो भी कोशिश कर रहे थे कि इनकी हुकूमत को कमज़ोर किया जाए। चुनांचे ये पूरा इलाका जो है मुख्तलिफ़ साजिशों का मरकज़ था। चुनांचे 15 सितंबर 1843 को इसी बारादरी के सामने वो वाक़या पेश आया जब सांध्या वाला सरदारों ने महाराजा शेर सिंह को एक बंदूक दिखाने के बहाने बुलवाया और फिर धोखे से उसी बंदूक के ज़रिए उनको और उनके बेटे कंवर प्रताप सिंह को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। इसी बारादरी के बाहर दोनों की लाशों को नजर आतिश किया गया, उनकी आखिरी रसूमात अदा की गईं और महारानी रंधावी सिंह ने उनकी राख को महफूज करने के लिए यहाँ पर कुछ समाधियाँ तामीर करवाईं। वो समाधियाँ अभी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। जब 1992 में बाबरी मस्जिद का वाक़या पेश आया तो यहाँ के मुश्तइल लोगों ने उन समाधियों को गिरा दिया था। ये बाहर सड़क की जानिब आप कुआं भी देख सकते हैं। फिर बारादरी के साथ ही इसी रोड पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाक़या है। मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में सरू वाला मकबरा दिखाया था, तो वहाँ पर जो बोर्ड नस्ब है उस पर लिखा हुआ था कि पूरे बरसगीर में इस तर्ज के सिर्फ 2 ही मकबरे हैं, एक सरू वाला मकबरा और दूसरा माई दाई का मकबरा, जो कि कोट ख्वाजा सईद के इलाके में वाक़ है। तो जनाब इस वक्त मैं माई दाई के मकबरे पर मौजूद हूँ। ये मकबरा कोट ख्वाजा सईद की तंगो तारीख गलियों में वाक़ है और इसे ढूंढने में मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आई। इर्द गिर्द जो गलियाँ हैं वहाँ पर सिर्फ मोटरसाइकिल जा सकता है। तो मेरे कज़न मेरे साथ थे और पूछते पछाते हम इस मकबरे तक पहुँच ही गए हैं। इसका तर्ज तामीर भी सरू वाले मकबरे की तरह है, यानी कि नीचे वाले हिस्से में एक कब्र है और फिर ऊपर एक कमरा है जहाँ पर के एक कब्र की अलामती सी कब्र यानी कि बनी हुई है जहाँ पर लोग जाके फातिहा वगैरह पढ़ सकते हैं। तो सरू वाले मकबरे पर तो ऊपर वाले हिस्से में आप नहीं जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर लगता है कि इर्द गिर्द के इलाके तामीरात की वजह से नीचे वाला हिस्सा अभी काफ़ी नीचे दब चुका है, तो आप बासानी ऊपर वाले हिस्से में जा सकते हैं। इस मकबरे में कौन दफन है इसके बारे में हतमी तौर पर किसी को मालूम नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ख्वाजा सईद यहाँ के एक मशहूर बुज़ुर्ग थे और उन्हीं के नाम से कोट ख्वाजा सईद आबाद है, उनकी बेटी यहाँ पर दफन है। आज से कुछ अर्सा पहले यहाँ पर कूड़ा करकट का ढेर था और इसकी हालत काफ़ी मखदूश थी, अब भी कुछ ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है। और फिर ये मकबरा गिर गया था जिसके नीचे आकर कुछ लोग भी हलाक हो गए। बाद में महकमा सारे कदीमा ने इसको अपनी तहवील में ले लिया और अभी इसको रेनोवेट किया गया है। किसी हद तक इसकी शक्ल जो है वो पुरानी शक्ल में इसको बहाल किया गया है, लेकिन बहरहाल इसकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल गलियों के अंदर वाक़या है और इसके इर्द गिर्द घर ही घर हैं, बल्कि इसकी चाबी भी हमने एक सामने वाली एक औरत थी उसके पास इसकी चाबी थी, उसी से फिर चाबी लेकर हम इस मकबरे में दाखिल हुए हैं और बाद में चाबी उसी के हवाले कर देंगे। ये सामने जो आप इमारत देख रहे हैं यह है कालू राम का मंदिर और ये भी कोट ख्वाजा सईद के इलाके में गलियों के अंदर वाक़या है। तंगो तारीख गलियाँ थीं और फिर यहाँ पर गलियों में पानी जमा था, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलती रहें। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।